वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। और चलिए, आज है 22 सितंबर और 23 सितंबर, दोनों दिन का करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए, इसरो ने डेवलप किया है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्मार्ट लिम्स। लिम्स क्या होता है कि ये एक तरह का आप बोल सकते हो, हमारे बॉडी में जो है ना, आपको पैर पैर जो है वहाँ पे, अब अगर एक पार्टिकुलर इंसान जो डिजेबल्स हैं उनको चलने में जो है ना ये हेल्प करेगा, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर नी, MPK, जो एक तरह से है ना ऑफर्ड करता है, जो एक तरह से एक्टिव लिम्स, ठीक है, जो काउंटर करेगा किसको, पैसिव लिम्स विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और ये इसरो ने लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे जान लेते। देखिए, ये जो MPK है ना, ये एक्चुअली में डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, स्पेस एजेंसी ऑफर एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ फॉर द एम्प्यूटी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्टिव मतलब एक तरह से लिम्स है, तो पैसिव जो पहले बिना माइक्रो प्रोसेसर के होते थे उसको रिप्लेस करेगा। ये जो स्मार्ट MPK है, ये एक तरह से जो आप बोल सकते 1.6 kg का है, और इसमें जो है ना 100 मीटर तक इसको एक तरह से इनेबल्ड किया गया, मिनिमम सपोर्ट से आप चल सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिक डैम्पर लगा हुआ। देखिए, डैम्पर होता है कि जब किसी भी वाइब्रेशन को आप कम कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वाइब्रेशन को आप क्या करोगे, कम करोगे, तो उसके लिए हमें डैम्पिंग की आवश्यकता होती है। आप जब फिजिक्स में जो है ना वहाँ पे रेजोनेंस डैम्पिंग सब पढ़ते हो, तो बेसिकली डैम्पिंग का मतलब है स्टीफनेस क्रिएट करना। ठीक है, और जिस स्टीफनेस को यहाँ DC मोटर डायरेक्ट जो है ना मोटर से यूज किया जाएगा हाइड्रोलिक डैम्पर को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक PC सॉफ्टवेयर जो है ना, सिंस ये स्मार्ट है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, उससे डेटा को कंपाइल किया जाएगा। ओके, अभी आपको पता है कि तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हिजाब रो के बारे में। तो हमें यहाँ पे समझना है कि कुछ सिटी का नाम आया न्यूज़ में। ये एक्चुअली जो ईरान की रिलीजियस लीडर है खोमानी, और वहाँ के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो कासिम सुलेमानी, जिनका डेथ हो गया था, उसके रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ईरान में अभी कुछ जो न्यूज़ आया था, तो एक तो ईरान के जो कैपिटल है दैट इज़ तेहरान, वहाँ पे ये सारा चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ साथ कैपिटल के आपको याद रखना है कि कुछ शहर है जैसे इस्फहान, मशाद, रश्त एंड साकीज, ये शहर आपको ध्यान रखना है कि अभी न्यूज़ में है और ईरान में था। ठीक है, क्वाड ग्रुप ने एक पार्टिकुलर MOU साइन किया है किस चीज़ के लिए, तो HADR दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए। ठीक है, आपको पता दे कि क्वाड मेंबर जो है, सबसे पहले क्वाड बनने का जो परफॉर्मा था, इसी HADR की जो है ना देन थी, इसी मीटिंग के दौरान हुआ था। क्वाड में कितने मेंबर्स है, तो इंडिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। और ये ओल्ड क्वाड है। न्यू क्वाड में आपको मैं बता दूं कि इंडिया के साथ UAE, इजराइल एंड USA है। ठीक है, जिसको हम मिडिल ईस्ट क्वाड भी बोलते हैं, और इसको I2U2 नाम दे दिया गया है अब। ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर इंडिया को एक तरह से 77th जो UN का मीटिंग हो रहा है अभी, उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिन्होंने HADR के बिहाफ पे जो है ना एक तरह से अपनी म्यूचुअल जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ा रहे। ठीक है, जो क्वाड का जो ओरिजिन हुआ था, HADR पार्टनरशिप जो 2004 में हुआ था आफ्टर द 2004 इंडियन ओशियन सुनामी, तो उसी में यहाँ पे क्वाड का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो अच्छी बात है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभी किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच जो है ना बॉर्डर पे खूब अच्छी लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज जो है ये है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो लड़ाई है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये फार्मर बेस्ड लड़ाई है। ठीक है, फार्मर बेस्ड लड़ाई है, क्योंकि आफ्टर सोवियत यूनियन का जो एक तरह से बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस टाइम पे जो भी कंट्रीज बनी थी, तो उनके बीच में एक प्रॉपर जो है ना साझा नहीं हुआ था किस चीज़ के लिए, वाटर ट्रीटीज़ के लिए। तो जब भी यहाँ पे इरिगेशन का टाइम आता है ना, तब झगड़ा कंटिन्यूसली यहाँ पे होता ही रहता है। ठीक है, इन दोनों कंट्री के बीच। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बाटकिन रीजन है, ये किर्गिस्तान का रीजन है, और
ऐसा मानना है सरकार का, किर्गिस्तान का, कि भाई लगभग इस बाल्टिक रीजन का जो 6 लाख लोग, लगभग 5.5 लाख, उसमें से 1.5 लाख तो डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है। और कुछ आपको ध्यान रखना है कि कुछ और भी कंटेंशियस पॉइंट है, जैसे ओस, ये भी किर्गिस्तान में है, ठीक है। यहाँ भी अच्छे तरीके से मिलिट्राइज बॉर्डर हो चुका है ये दोनों, ठीक है। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे फरगना वैली, फरगना वैली एक तरह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों बीच कंट्री के बीच में स्ट्रगल को लेकर के। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो फरगना वैली लोकेशन है, ये प्राइमरली तजिक, किर्गिज और उज्बेक लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो कॉमन सोशोलॉज स्पेसिफिकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ब्रेकेज के बाद कोई किर्गिस्तान में चले गए, कोई तजिकिस्तान में, कुछ उज्बेकिस्तान में, तो कल्चरली तो सेम रह गए, बट उनकी जो सारे पेशा था वो सब सेम है, एक्सेप्ट द न्यू फिजिकल लोकेशंस। तो जैसे क्या हो गया कि एक तरह से बहुत सारे कंटेंसस क्रिएट हो गए जब सेम काम करने लगे। तो किसी के पास पानी चला गया, किसी के पास पानी नहीं, तो ये चीज़ें जो है, तो इसमें रसिया जो है इंटरफेयर कर रहा है किस चीज़ के लिए, तो टॉक्स के लिए। और ज़रूरी भी है कि अगर आपको टॉक करना है, बातचीत करना है, तो केवल आप बातचीत से ही इन सारे मुद्दों को क्या कर सकते हो, सुलझा सकते हो। ये जो दोनों कंट्री है, लैंडलॉक कंट्रीज है, आपको पता होगा, और 100,000 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से लार्ज पार्ट क्या डिस्प्यूटेड है। और ये हमेशा यहाँ पे ऐसा जो है इशू होता ही रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब एरिया को, ठीक है। फरगना वैली, वाल्गन रीजन, ये सब कहाँ पे, किर्गिस्तान में। अच्छा, इंडिया जो अर्ज किया है किस चीज़ को, रिवैम्प ऑफ ड्यूटी रेमिजन स्कीम इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखिए आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आप न्यूज़ में देखते होंगे रोड टेप स्कीम। तो ये टैक्स रिजम्पशन दिया जाता है किस चीज़ को, जो ट्रेडर एक्सपोर्टर होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, रिप्लेस किया था पहले में MEIS मेस स्कीम चलता था, जिसको इन्होंने रिप्लेस किया था कब, 2021 में। फिर से इसमें जो है ना चेंजेस किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ावा देना है, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, देख रहे हैं मार्केट क्रैश कर रहा है। जो वैष्णव जी हैं हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि न्यू टेलीकॉम बिल्स आने वाला है, ठीक है, 2022 में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाएगा। न्यू टेलीकॉम बिल को क्या करेगा कि ये जो है ना रिप्लेस करेगा आपको, ठीक है। न्यू जो टेलीकॉम बिल है वो क्या करेगा, आपको रिप्लेस करेगा। वो 3 कुछ नए रूल्स है उसको रिप्लेस करेगा। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। तो बस आपको ध्यान रखना ये 3 बिल्स को। और जितने भी एक्शंस अभी तक लिए गए हैं, तो सारे एक्शंस इस पुराने लॉ के हिसाब से चलते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि जब तक नया रूल्स जो है ना ये पूरा ड्राफ्ट होकर फाइनलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया एयरबस का कहना है, आपको पता है एयरबस बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसका कहना है कि वर्ल्ड फर्स्ट जीरो एमिजन एयरक्राफ्ट जो है ना वो इंडिया में बनेगा, इंडिया की हेल्प से बनेगा, ठीक है। और वो कब तक बन जाएगा, तो ये 2035 तक बन जाएगा। और इंडिया वुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए ये जो जीरो इमिजन जो एयरक्राफ्ट होंगे, ये आपको एक तरह से हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे चलेगा, ठीक है, ताकि इसमें इमिजन कम हो। और आपको एयरबस का मानना है कि इंडिया में 65% जो है ना पोटेंशियलिटी, इनकी सारे एयर फ्लीट को नए तरीके से हाइड्रोजन बेस्ड और लेस इमिजन बेस्ड फ्यूल यूज करना है। एज कम्पेयर टू द फॉरेन, ओनली 20% ऑफ देयर फ्लीट्स आर has the potential to change into a less emissive or you can say greener fuel, ठीक है। तो इंडिया में 65% टोटल फ्लीट का पोटेंशियल है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी विल शेप द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जीरो एमिशन एयरक्राफ्ट। जो प्रोपल्सन सिस्टम है वुड पावर दिस फ्यूचर एयरक्राफ्ट एज ए लिक्विड हाइड्रोजन वुड बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर combustion with the oxygen in their zero emission aircraft. Airbus recently introduced its Zero E demonstrator of test hydrogen, और जो A380 मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है ये इसी का है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि जो CO2 सेक्टर है, ठीक है, जिसमें एक तरह से आप बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट का जो कंट्रीब्यूशन होता है CO2 इमिजन में 2 to 2.5% ऑफ टोटल CO2 इमिजन है। जबकि एयरक्राफ्ट मतलब ये जो एयरबस, इन्होंने क्या किया है, सैफ, दैट इज़ द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको
50% जो है ना एक तरह से ब्लेंड कर सकता है, ठीक है। और वो टारगेट भी रखा है एयरबस कि हम 100% तक ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अब हम जान लेते हैं कि ये सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल है ये होता क्या है। देखिए सस्टेनेबल जो फ्यूल ये एक तरह से पावर क्राफ्ट मतलब इसको यूज के मतलब किया जाता है एयरक्राफ्ट में, और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल, बट इसमें जो इमिजेशन की कैपेसिटी स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें इन्वायरमेंट को उतना लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सैफ को पोटेंशियलिटी चेंज करने में एयरक्राफ्ट जितने भी है उसमें 63% फ्लीट जो इंडिया का वो आराम से सैफ यूज किया जा सकता है। देखिए अभी हाल ही में जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रिशन या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने इंडिजिनस टॉय को बच्चों को क्रिएटिविटी और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी जो सेंटर है उसमें जितने भी अपने टॉयज़ है इंडिजिनस, ठीक है, टॉयज़, उसको स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा है प्रमोट कर रहा है कि आप इसे प्रमोट करो। तो हमें यहाँ पे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानना है कि हमारे जो इंडिजिनस टॉयज़ है वो कौन कौन से कहाँ। तो देखिए टेराकोटा टॉयज़ जो होता है ना वो गुजरात से है, कोदानपल्ली एंड इटिकोपा टॉयज़ जो है आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, चनापत्ना टॉयज़ कर्नाटका से है एंड बेम्बू टॉयज़ त्रिपुरा से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये एक जो है ना नोवेल मेथड है किस चीज़ का कि आप अपने इंडिजिनस को भी बढ़ावा दे सकते हो। टॉयज़ जो आपकी इंडस्ट्री एक तरह से बहुत इंडिजिनस है, नेचर फ्रेंडली है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग लेस कॉस्ट होने के कारण से चाइनीज़ जो टॉयज़ थे उसको बढ़ावा दे रहा था, उसके चैलेंज भी कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इनिशिएटिव और बच्चे इसको एक कॉग्निटिव स्किल्स जो एक आप बोल सकते हैं नॉवेल तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, वो चीज़ें यहाँ पे जो है ना लोगों में अवेयरनेस आएंगी और फैमिली जो है ना और फ्रेंडली होता है क्योंकि केमिकल्स नहीं होते हैं यहाँ पे, और जो भी यूज किया जाता है यहाँ पे कलर्स वो सारे इंडिजिनस कलर्स होते हैं, या तो ग्रेन्स हो सकते हैं, कुछ नेचुरल हर्ब्स से हम लोग क्या करते हैं इसको यूज किया जाता है। याद रखिएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो पोषण माह हर साल मनाता है जिसे हम न्यूट्रिशन मंथ बोलते हैं। और ये पोषण माह कौन सा मंथ होता है तो हर एक साल का सितंबर 1 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाता है, पूरे मंथ तक ये जो है आपको चलता है, ठीक है। इसमें विलेजर्स को काउंसिलर्स को एक्टिव किया जाता है कि आप न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के बारे में बताओ लोगों के बीच में जा कर के, और ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। देखिए मतलब जो हमारा NFHS 5 में उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया गया था कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है ना बच्चा और शिक्षा, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन एंड पोषण भी, पढ़ाई भी, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन टुगेदर इज़ वन ऑफ द की थीम्स। मतलब ये जो थीम है आप याद रखना, बच्चा और शिक्षा एंड पोषण भी और पढ़ाई भी, इस ईयर का 2022 का, ठीक है। इसमें सारे आंगनबाड़ी सेंटर को बोल दिया कि भाई आप ऑर्गेनाइज करो कम्युनिटी इवेंट टू प्रमोट टॉय बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एंड सेंसिटाइज केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स टू यूज इंडिजिनस टॉयज एट होम। Ministry have also directed the organizing the state level indigenous fairs, जिसमें आप टॉयज़ मतलब जैसे मैंने ऊपर जितने भी स्टेट बताए वहाँ पे टॉयज़ बहुत फेमस है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने न्यूट्रिशन को ख्याल करने के लिए बताया कि आप ट्रेडिशनल फूड्स को भी आप कैंपन करोगे, जिससे मदर जो भी लैक्टेटिंग मदर है और जो बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। जैसे अम्मा की रसोई, ठीक है, दीदी की रसोई, ये सब बिहार में चलता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा फेमस होता है। आपने किचन गार्डन ठीक है, ये न्यूट्रिशनल गार्डन जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, इन सब का नाम सुना। ये सारे एक तरह से आप बोल सकते न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हमारे देश की एक बहुत फेमस महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी जी, वो लॉर्ड में जो अभी मैच चला इंग्लैंड और इंडिया का, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। तो ये एक महिला बॉलर थी, ठीक है, और ये अपना करियर 1999 से जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो स्टार्ट किया था। और फिर तो आपको बस न्यूज इन ट्रांजिशन की बस ध्यान रखना है कि ये देखिए एक वोल्केनो लॉन्च हुआ था, टोंगा वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो
वोल्केनो होता है, इरप्शन के बाद हमारे धरती को कूल करता है। बट यहाँ पे स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो टोंगा वोल्केनो, जिसे हम हुंगा तोंगा हुंगा हापई भी बोलते हैं, वो इंस्टीड ऑफ कूलिंग इट विल लीड टू वार्म द अर्थ। रीज़न क्या है कि जब भी वोल्केनो निकलता है, ठीक है, तो वोल्केनो निकलने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हाई कंटेंट हो जाता है आपको किस चीज़ का, सल्फ़र का। और सल्फ़र क्या करता है आपको, सल्फ़र ऊपर से जो आने वाला रेडिएशन होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक करता है, जिससे पृथ्वी गर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये देखा गया है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि सिंस ये जो होगा तोगा होगा हापई, जो भी ये आपका था पार्टिकुलर इरप्शंस, वो एक्चुअली में पानी में हुआ था। और पानी में होने के कारण से वहाँ पे जो वेपर है, वो वेपर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कहाँ चला गया था, एटमॉस्फेयर में चला गया है। और वेपर के पास कैपेसिटी होती है कि वो जो है ना आपको हीट ट्रैप करता है, जो भी रिफ्लेक्टेड हीट होता है यहाँ से हाई पोटेंशियलिटी की, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर लेता है, इसको एक तरह से ब्लॉक कर देता है, और जिसके कारण से ओवरऑल टेम्परेचर जो है ना आपको वो बढ़ जाता है आपको, ठीक है। इरप्शन स्टार्टेड अंडर द ओशियन, सो इट शूट अप अ फ्लूम एंड मच मोर वाटर देन यूजुअल। और सिंस वाटर वेपर एक्ट्स एज अ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज, और उससे फाइनली क्या होता है, रेज द टेम्परेचर इंस्टीड ऑफ लोअरिंग देम। तो आप याद रखिएगा ये चीज़ें कि हुंगा तुंगा जो है ना, ये एक तरह से कहाँ पे हुआ था, तो कोंगो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एक तरह से आप बोल सकते हो ना कहाँ पे, अपर एटमॉस्फेयर में इस सारी चीज़ों को देखिए। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सबसे नीचे वाला होता है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, यूजुअली 8 to 10 किलोमीटर तक होता है। फिर 80 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, और फिर एक्सोस्फेयर होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे होता है आपको एक एक जो है ना एक्जो स्पास, ठीक है। यहाँ के बाद जो है ना आप एक तरह से बोल सकते हो आप स्पेस कंसिडर करते हो, जहाँ पे क्या होता है, तो रॉकेट होता है। हमारा ISI मतलब हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो थर्मोस्फेयर में है, ठीक है। मेसोस्फेयर आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी मीटियोराइट्स हैं वो यहाँ पे बर्न करते हैं यूजुअली। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ना हमारा आपका एरोप्लेन, और यहीं पे ओजोन लेयर भी है, ठीक है। और हमारी जितनी भी हॉट बलून्स होती है, हवाई जहाज़ सब होता है, वो सब ट्रोपोस्फेयर में चलता है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।